हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4th, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम आ गए हैं फोर्थ चैप्टर पे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे एंड देन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ओवरव्यू में क्या है? फर्स्ट इज़ फूड सिक्योरिटी, सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम PDS भी बोलते हैं, थर्ड है गवर्नमेंट विजिलेंस, फोर्थ है गवर्नमेंट एक्शन एट टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज़ थ्रेटेंड। सबसे पहले हमने ओवरव्यू देख लिया है, अब हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। चैप्टर का नाम ही था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all time। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि उसको सिक्योर करके, फूड को सिक्योर करके रखना, ठीक है। तो सिक्योर करके रखना मतलब वो अवेलेबल होगा, फूड अवेलेबल होगा, ठीक है। एसेसिबल होगा मतलब कि आपके पास होगा, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से आप उसको, एंड आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं होगा कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबल होना चाहिए फूड, है ना, टू ऑल पर्सन, टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक टाइम में आपको फूड मिल रहा है, दूसरे सीज़न में आपको नहीं मिल रहा है फूड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर टाइम पे, ऑल टाइम आपको फूड मिलना चाहिए ऑल पीपल के लिए, तो उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। जब तक हम फूड सिक्योर करके नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। फूड इज़ एसेंशियल एज एयर। जैसे हमारे जीने के लिए, जीवन जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे जीवन जीने के लिए फूड की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फूड इज़ एसेंशियल एज एयर। नेक्स्ट है हेयर फूड अवेलेबिलिटी रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन कंट्रीज़। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान के पास अवेलेबल फूड है तो हम उसको ये बोल देंगे कि फ़ूड सिक्योर करके रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी कंट्री के लोगों के लिए ये होगा अवेलेबल, तभी हम बोल देंगे, तभी हम उसको बोलेंगे फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है असेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड इज़ विद इन पीपल रीच। असेसिबल मतलब कि जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी का हमने फर्स्ट लाइन पढ़ लिया, असेसिबिलिटी का मतलब हम सेकंड लाइन अब हम पढ़ रहे हैं कि असेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड इज़ विद इन पीपल्स रीच, ठीक है। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी, उसका भी पढ़ते हैं। अफोर्डेबिलिटी फॉर फूड रेफर्स टू पीपल आर एबल टू बाय इट, ठीक है। जितना अफोर्ड मतलब पीपल ख़रीद कर खा सकते हैं फूड, इतना अफोर्डेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक इज़ ऑल्सो डन इन दिस सिस्टम। और इसको सिक्योर करने के लिए कोई एक सिस्टम तो बना हुआ होगा ना, जिससे कि हमारा फूड सिक्योर करके हम रख सकते हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाई फूड सिक्योरिटी, ठीक है। वाई फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी इज़ हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ फूड। फूड सिक्योरिटी हम इसलिए करके रखते हैं कि हमारे लिए उस टाइम ये हमें काम आता है जब हमारे पास फूड खाने को नहीं होता, मतलब कि नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है, बाढ़ आ गई है या फिर कुछ ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास फूड की कमी हो गई है, तो उस टाइम में फूड सिक्योर जो करके हम रखते हैं वो काम आता है। नेक्स्ट है ऑल द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और ड्रॉट एट्सेट्रा। नेचुरल डिज़ास्टर में क्या क्या आ सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड बाढ़ आ सकता है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ सकता है, एट्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज विच क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन फूड अवेलेबिलिटी। अगर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में डिक्रीज़ होगा तो ये सिचुएशन हो सकता है फूड अवेलेबिलिटी का, ठीक है। फूड अवेलेबल भी डिक्रीज़ हो जाएगा उस टाइम पे, जब हम कम ही प्रोडक्शन करेंगे तब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा फूड। नेक्स्ट है द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। फूड सिक्योरिटी का मतलब एक ये भी है कि जो हमें
करंट में अभी हमारा जो हंगर है, हमें भूख लगी है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो फ्यूचर के हंगर का जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गेहूं का या फिर चावल का, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल का है जिसमें कि 50 kg है, ठीक है। तो अभी अगर हमें भूख लग रही है तो हम वो खा सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर के लिए मतलब अगर 50 kg अगर है हमारे पास राइस, तो हम एक ही दिन में तो नहीं खा लेंगे ना। तो वही फ्यूचर के लिए अगर हम उसको रखते हैं बचा कर, तो उस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। करंट हंगर को तो एलिमिनेट करता ही है, फ्यूचर के रिस्क को भी, फ्यूचर के हंगर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है फेमाइन ऑफ बंगाल इज़ 1943 वॉज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल में रहने वाले लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कब फेमाइन हुआ था? 1943 में, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर फूड इनसिक्योर। जो फूड के लिए इनसिक्योर होते हैं वैसे कौन से लोग होते हैं? तो इन रूरल एरिया लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, ट्रेडिशनल आर्टिसन लाइक ब्लैकस्मिथ उसको बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं, जो ना लोहे का काम करते हैं उसको बोलते हैं ब्लैकस्मिथ। प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विस लाइक वॉशरमैन, जो धोबी होते हैं। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे मोटे जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए वो फूड के लिए इनसिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। जो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में, जो लैंडलेस होते हैं एंड जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या फिर ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंड डेस्टिट्यूट और कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। नेक्स्ट है अब ये तो हमने पढ़ लिया रूरल एरिया का। अब हम पढ़ते हैं इन अर्बन एरिया पर्सन हु एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर्स आर फूड इनसिक्योर। अर्बन एरिया में भी फूड इनसिक्योर्स होते हैं, जैसे कि ऐसे लोग काम करते हैं जिनको कम काम करते हैं, उनको कम वेजेस मिलता है, कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। कैजुअल जो लेबर्स होते हैं उनको डेली काम नहीं मिलता, वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। दीज लेबर्स केम अंडर सीजनल वर्कर्स एंड हैव लो वेजेस। सीजनल वर्कर्स मतलब कि पूरे टाइम उनको काम नहीं मिलता, 12 महीने में या फिर डेली रेगुलरली बेस पे उनको काम नहीं मिलता, उनको कभी कभी काम मिलता है, तो उनको बोलते हैं सीजनल वर्कर्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। लार्ज पोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स आर ऑल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। फूड इनसिक्योर मतलब कि फूड इनसिक्योर में वो लोग आते हैं जो कि ऐसे बच्चे आते हैं जो 5 साल से कम के हैं, ठीक हो, जिनको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एक अच्छा भोजन मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता है उनको अच्छा फूड, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को एक अच्छा फूड मिलना चाहिए। नर्सिंग मदर आर ऑल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। तो ये सारे फूड इनसिक्योर की लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट और पीपल केम बिलो पॉवर्टी लाइन आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। बिलो पॉवर्टी लाइन हमने लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं वो भी फूड इनसिक्योर के अंदर में आते हैं, जो कि अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया सम स्टेट्स हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर लाइक बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन जिस स्टेट का मैंने नाम लिया है इन सब में फूड इनसिक्योर्स लार्ज नंबर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हंगर्स आर ऑल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर हैज़ क्रॉनिक डायमेंशन। हंगर्स मतलब जो भूखे होते हैं, भूखे लोग होते हैं, ठीक है, जो अपना फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर सकते, उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते, उनको फूड इनसिक्योर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर में क्या आता है? व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट वर्क फॉर एंटायर ईयर देन दे केम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजनल हंगर, ठीक है। एक पर्सन है, उसको एंटायर ईयर उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी उसको काम मिलता है, एंटायर ईयर उसको काम नहीं मिलता, मतलब काम मिलता है पर पूरे साल काम नहीं मिलता। तो जिस टाइम उनको काम नहीं मिलता है तो उस टाइम पे वो सीजनल हंगर कहलाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे नहीं, वैसे वो सीजनल हंगर कहलाएंगे क्योंकि उनको पूरे साल काम नहीं मिल रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. दिस इज prevalent in rural area because of the seasonal nature of agricultural activities, and in urban area because of the casual labors, that is there is less work of casual construction labor during the rainy season. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है रूरल एरिया के बारे में. तो रूरल एरिया में सीजनल हंगर कैसे होते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जो लोग होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो वो फूड को हार्वेस्ट करते हैं एंड वो ग्रेन्स को काटने का टाइम होता है. तो ये साइकिल है फूड ग्रेन्स एंड हार्वेस्टिंग का. तो पूरे टाइम इनको यहाँ पे काम नहीं मिलता है, जो मतलब ग्रो करते हैं ना, ग्रोइंग में एंड हार्वेस्टिंग में पूरे साल उनको काम नहीं मिलता है. तो यहाँ पे जो रूरल एरिया के में जो लोग रहते हैं, रूरल हंगर जो रहते हैं, वहाँ पे उनको बोलते हैं, वो भी सीजनल हंगर में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, एंड इन अर्बन एरिया में भी ये सीजनल हंगर होते हैं, जो कि कैजुअल लेबर्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं. तो जैसे कि रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा धीरे चलता है या फिर कम चलता है या नहीं चलता है, तो उस टाइम में उनको काम नहीं मिलता. तो फिर जो अर्बन एरिया में जो रहते हैं, वो भी सीजनल हंगर के चपेट में आते हैं. तो है, दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर. तो इस टाइप्स के जो हंगर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जब एक पर्सन को पूरे साल काम नहीं मिलता है. ठीक है, तो सीजनल हंगर हमने पढ़ लिया. अब क्रॉनिक हंगर पढ़ने वाले हैं. तो क्रॉनिक हंगर में क्या आता है, क्रॉनिक हंगर इज़ अ consequence of diets persisting inadequate in terms of quantity or quality. A person who has low level of income is came under the category of chronic hunger. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे chronic hunger का मतलब हुआ, मतलब आप खाना तो खा रहे हैं, पर आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और उसकी क्वालिटी क्या है, फूड की क्वालिटी क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब कि आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फूड लेते हैं. जितना आपको ज़रूरत है, जिस टाइप के फूड की आपकी हेल्थ को ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आप वैसा फूड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे. अगर नहीं ले रहे हैं तो वो क्रॉनिक हंगर में आता है. ठीक है, जैसे कि किसी एक पर्सन के लो लेवल ऑफ इनकम है, तो वो आ सकता है कैटेगरी ऑफ क्रॉनिक हंगर में. नेक्स्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक. गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम्स को लोगों के लिए बनाया है. एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एंड दूसरा है बफर स्टॉक. ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये दोनों क्यों बनाया गया है, ये दोनों इसलिए बनाया गया है क्योंकि फूड को स्टोर करके रखा जाए. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स जो इंडिया के लोगों के लिए है. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर ये 2 सिस्टम्स आते हैं. ठीक है, तो सबसे एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम बफर स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं, तो कि बफर स्टॉक क्या होता है. बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बफर स्टॉक जो है वो एक स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है जो कि व्हीट एंड राइस को उसको स्टॉक करके रखता है. ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि है FCI. द फार्मर्स सेल देयर फूड ग्रेन्स एट मिनिमम सप्लाई प्राइस दैट इज़ प्री अनाउंस प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट. तो बफर स्टॉक एक्चुअली काम कैसे करता है, जो फार्मर्स होते हैं, अब फार्मर्स के पास जैसे कि फूड को ग्रो तो करते हैं वो, लेकिन उनके पास एक टेंशन होती है कि जितनी कीमत होती है फूड ग्रेन्स की, उतनी कीमत उनको मिलती नहीं है. ठीक है, जो बीच के जो होते हैं मिडल मैन, वो उनसे कम दाम में लेकर जाते हैं और वही सिटी में जाकर या फिर टाउन में जाकर उसको महंगे रेट से बेचते हैं. तो यहाँ पे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और लाने ले जाने का भी झंझट होता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सीधा फार्मर से कांटेक्ट किया और उनका जो फूड ग्रेन का प्राइस है, ठीक है, और मिनिमम सप्लाई प्राइस पे, प्री अनाउंस प्राइस पे गवर्नमेंट ने उसको ख़रीद लिया. ठीक है, और वो क्यों ख़रीदा, जो कि इंडिया के लोगों के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कराने के लिए
उस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को अवेलेबल कराने के लिए उन्होंने फूड ग्रेन्स फार्मर से ले लिया। तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, इंडिया के लोगों का फ़ायदा हो रहा है और इंडिया के फार्मर्स का भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस फूड ग्रेन स्टोर इन द वेयर हाउस ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं क्या, FCI, ठीक है। दिस स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक और सिस्टम था जिसको बोलते हैं PDS। दो सिस्टम फूड ग्रेन्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए दो सिस्टम्स थे, एक था बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था बफर स्टॉक, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फार्मर्स से ख़रीद रही थी उनके अनाज को, उनके फूड ग्रेन को मिनिमम सप्लाई प्राइस पे एंड प्री अनाउंस्ड प्राइस पे गवर्नमेंट खरीद रही थी। अब वो खरीद कर क्या करेगी, वो खरीद कर बांटेगी लोगों में, तो पब्लिक में बांटेगी, ठीक है, पुअर पीपल में, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट सब्सिडाइज रेट। बहुत एक मिनिमम रेट जो कोई भी पे कर सकता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मतलब प्राइस रेट रखते हैं फूड ग्रेन्स का, ताकि जितने भी बिल्कुल पुअर सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी के, वो भी उसको ख़रीद कर खा सके, कोई भी भूखा ना रहे। तो ये एक सिस्टम है। नेक्स्ट है दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1992 में एंड 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स इन द कंट्री। दिस इज़ अ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ओके। For this implementation of the system, many programs are launched by the government of India, like the Antyodaya Anna Yojana, which is for poorest of the poor, and the Annapurna scheme, which is for needy senior citizen. Annapurna scheme and Antyodaya Anna Yojana ये भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ठीक है। और ये दोनों प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुए थे 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। For take the benefit of public distribution system, the government of India provide 3 type of राशन कार्ड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मेथड होना चाहिए, ठीक है, एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 टाइप ऑफ राशन कार्ड बनाने के लिए बोला। तो गवर्नमेंट ने 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट इज़ अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, एंड सेकेंड इज़ BPL कार्ड फॉर द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड APL कार्ड फॉर अदर ऑल पीपल। APL कार्ड को जो कि APL कार्ड जो सबसे अपर जो लोग रहते हैं, जैसे कि एक लोग यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है एंड तीसरा यहाँ पर, ये जो है ये सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट है, ठीक है। और इसको मान लो कि ये माइनस में चला गया, ठीक है। और ये जो है ये आ गया बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब कि इसको पुअर मानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है ये, ठीक है, ये 0 आ गया। और ये जो है ये आ गया APL में, APL 1 में आ गया, ठीक है, ये अदर पीपल में आ गया। तो इस तरीके से 3 टाइप ऑफ राशन कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है अबाउट 5.5 lakhs ration shop for fair price shops are here all over the country for implementation of the system। तो 5.5 lakhs राशन शॉप्स जो है उसको फेयर प्राइस पे ओपन किया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट के राशन जहाँ पे मिलता है वो वाला शॉप ओपन किया, जहाँ पे बिल्कुल फेयर प्राइस पे उसको दिया, लोगों के बीच में प्रोवाइड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऑल द टाइम ऑफ करंट, अभी जो क्या स्टेटस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो देखते हैं। At the time of introducing of public distribution system, it was for all category of people, that is there was no discrimination between the poor and non-poor। जब ये public distribution system introduce हुआ था तब उस टाइम क्या था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था पुअरेस्ट एंड पुअर पीपल में एंड नॉन पुअर पीपल में, सबको बराबर समझा गया और सब में बांटा गया। इन 1992 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको RPDS भी बोलते हैं। इन 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया विद द एम टू स्टार्ट इट इन 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री।
Again in 1997, public distribution system revised as targeted public distribution system TPDS, which was only for the poor section of the society. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवाइज किया गया एंड टारगेट किया गया TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत जो कि सिर्फ पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को के लिए ये बनाया गया, ठीक है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के कुछ मेरिट्स है उसको पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स टू कीप फूड प्राइस स्टेबल बाय प्रोवाइडिंग फूड्स एंड एट कंसेशनल रेट। ये जो है स्टेबल प्राइस पे फूड लोगों को हेल्प किया, ठीक है, स्टेबल प्राइस पे फूड प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ परचेज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड बफर स्टॉक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड ग्रेन्स को परचेज़ किया गया एंड उसको बफर स्टॉक में डाला गया, ठीक है। बफर स्टॉक हमने पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट है poor section of the society can easily buy food at subsidized rate from fair price shop and it has been possible through public distribution system। लोगों ने फेयर प्राइस पे उस शॉप से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और कैसे पॉसिबल हो पाया? थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, ठीक है। ये तो सारे हो गए मेरिट्स, और डिमेरिट्स इसके पढ़ लेते हैं। डिमेरिट्स में क्या है? इन दिस सिस्टम फूड ग्रेन्स आर स्टोर एट बफर स्टॉक, ठीक है, विच बिकम वेस्टफुल ड्यू टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू डिटर्टेशन, वेयर एंड टियर एंड रोटिंग एट्सेट्रा। अब यहाँ पे जब बफर स्टॉक में रखा जाता है ये फूड ग्रेन्स, इस सिस्टम में ऐसा होता है कि जो भी फूड ग्रेन स्टोर किया जाता है तो टाइम के साथ और ऐसा कुछ होता है, रॉटिंग एंड वेयर एंड टियर एंड ड्यू टू डिटर्टेशन, इन सब के कारण वो फूड का जो वेस्टेज भी हो जाता है। एंड समटाइम्स प्रोडक्ट्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मैल प्रैक्टिस बाय द PDS डीलर्स थ्रू सेलिंग एंड फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट फॉर गेटिंग बेटर मार्जिन। अब कभी कभी क्या होता है कि जो शॉप्स गवर्नमेंट ने ओपन किए थे जो कि बिल्कुल फेयर प्राइस पे पुअर सेक्शन को अनाज दे, पर कभी कभी वो क्या करते हैं कि माल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि काला बाजारी करते हैं, और उससे क्या उनको मिलता है, ओपन मार्केट में उसको बेचते हैं जिससे कि उनको बेटर मार्जिन मिलता है। तो इसका ये डिमेरिट भी है। लास्ट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तो कोऑपरेटिव्स ओपन्स many fair price shop to sell food grains at concessional rate। तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फेयर प्राइस पे उनको फूड ग्रेन्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 होता है कंप्लीट। और इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं। कुछ मिनट से आप सब मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ भी हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।